हेलो गाइस, जेएनयू दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो यहाँ पे आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इनके होम पेज पे हूँ और ये जो है वो ओल्ड वेबसाइट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर टू विजिट मेन वेबसाइट। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जो कि इस तरह से रहने वाला है, इनका न्यू वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन। ठीक है, कैटेगरी पे उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन शेड्यूल फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पीडीएफ ओपन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार रहने वाले शेड्यूल। ठीक है, तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन जो रहने वाला है 26 जून टू 7 जुलाई रहने वाला है, जो कि आज ही का दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली 8 टू 9 जुलाई रहने वाला है। उसके बाद में इनविटेशन फॉर वाइवा वोट्स टू द कैंडिडेट वो रहने वाले हैं 18 जुलाई, टेंटेटिव रखा गया है इसको। होल्डिंग ऑफ वाइवा वोट्स एग्जामिनेशन 25 जुलाई टू 31 जुलाई, वो भी टेंटेटिव रहने वाले। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम वो 11 अगस्त से 2025 रहने वाले। उसके बाद में प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी विथ ब्लॉकिंग ऑफ सीट ऑफ फर्स्ट लिस्ट वो 11 टू 13 अगस्त रहने वाला है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट वो रहने वाला है 18 टू 21 अगस्त। पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट, ठीक है, तो उसके बाद में सेकेंड रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड नहीं रहने वाला। ठीक है, तो डेडलाइन फॉर एडमिशन और रजिस्ट्रेशन जो रहने वाला है वो 30 सितंबर रहने वाले हैं। तो इसको आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट यहाँ पे निकाला जाएगा। उसके बाद में बैक जाएंगे, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नोटिस फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2025। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेंट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम थ्रू नेट यूजीसी सीएसईआर जेआरएफ और गेट फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके पास में नेट गेट या फिर जेआरएफ नहीं है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, पहली बात ये है। उसके बाद में आगे का जो और भी इन्फॉर्मेशन है वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास में नेट गेट और जेआरएफ नहीं है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको ई प्रोस्पेक्टस है उसको आपको केयरफुली रीड करना है। ठीक है, एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे एक वेबसाइट दिया है जो कि यहाँ पे इसके वेबसाइट में मेंशन नहीं, इनका एक अलग एडमिशन का वेबसाइट है, तो वहाँ पे हमको जाना होगा और वहाँ से हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा। ठीक है, उसके बाद में कैंडिडेट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर एडमिशन थ्रू नेट जेआरएफ और गेट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेक्शंस दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह मिलता है तो आपको इनके वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करते रहना होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ई प्रोस्पेक्टस से पहले हम एडमिशन पॉलिसी पे जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमको कुछ बात पता चलती है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिशन पॉलिसी की बात करें 2025-26 के लिए, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात जो हमको कंसीडर करना चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम थ्रू यूजीसी और सीएसईआर नेट एग्जामिनेशन एंड थ्रू गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम हैव अपीयर इन द यूजीसी और सीएसईआर नेट एग्जाम एंड गेट एग्जाम। It is noted that mere qualifying in CSER, UGC NET exam or GATE exam does not entitle candidate to be shortlisted for viva voce examination। ठीक है, तो अगर आप क्वालिफाइंग कर भी चुके हैं यहाँ पे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पे बुलाया जाए। ठीक है, वो मेरिट लिस्ट इन लोगों को तैयार करते होंगे, उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पीएचडी थ्रू यूजीसी नेट एंड जॉइंट सीएसईआर यूजीसी नेट स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप दिलाए हैं उसका 70% आपका जो टेस्ट रहेगा वो यहाँ पे आपका कंसिडर किया जाएगा मार्क्स। उसके बाद में यहाँ पे 30% मार्क्स जो है वो वाइवा जो होगा या फिर इंटरव्यू होगा उसके हिसाब से रहने वाला है। ठीक है, जेआरएफ जो है यहाँ पे 100% जो वेटेज रहेगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे रहने वाला है और गेट जो है वो सेम नेट जैसा ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे स्टार और डबल हैशटैग एंड डबल हैशटैग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
द मेरिट लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल कन्वर्टेड इनटू 70 मार्क्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे बताया जाएगा। एंड द डबल स्टार का मतलब है यहाँ पे द मेरिट लिस्ट अपीयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर कन्वर्टेड इनटू 70 मार्क्स, ठीक है। इसके हिसाब से यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा, ठीक है। To be eligible for being invited for viva voce examination for PhD program, candidate must have prepared in the NET examination of June 2024 cycle conducted by UGC CSR NET, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था वो जून 2024 वाला या फिर उनके ऑनवर्ड्स जो कि दिसंबर अभी फ़िलहाल हुआ है, ठीक है, वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अ वैलिड गेट स्कोर इज़ रिक्वायर्ड टू एडमिशन टू इनटू PhD प्रोग्राम इन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसको हम देख लेंगे। इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट अपीयर इन द वाइवा वोस देन ही और सी शैल स्टैंड डिसक्वालिफाइड एंड शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू कंसर्न PhD प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यू वगैरह अटेंड नहीं करते हैं तो आपको सिंपली डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर वाइवा वोस फॉर एडमिशन टू ईच प्रोग्राम ऑफ स्टडी फॉर PhD प्रोग्राम शैल बी एज फॉलोज। फॉर जनरल कैटेगरी जितना इनटेक वहाँ पे सीट रहेगा उनका 8 टाइम्स बुलाया जाएगा। मान लो कि यहाँ पे अगर 10 रहता तो 10 इंटू 8 80 स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ST SC OBC की कैटेगरी है तो उनके 10 टाइम्स बुलाया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर 10 सीट होता तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, ठीक है। PWD कैटेगरी के लिए 10 टाइम्स विच एवर अवेलेबल, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। इन केस कैंडिडेट डज नॉट अपीयर इन द वाइवा वोस, ये हाँ ये डिसक्वालीफाई ही किया जाएगा, यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ बंचिंग ऑफ एग्रीगेट टोटल नेट परसेंटाइल और गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू मार्क्स फॉर PhD प्रोग्राम मेरिट लिस्ट बी ड्रॉन इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। तो कैंडिडेट हैविंग हायर परसेंटाइल और स्कोर इन द UGC नेट और गेट विल बी प्रीफर्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर डाई वाला केस होता है तो यहाँ पे ऐसा देखा जाएगा जिसका परसेंटाइल और स्कोर ज़्यादा होगा उनको प्रीफर किया जाएगा। इन केस ऑफ फर्दर टाई अबव कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स इन द क्वालिफाइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विल बी प्रीफर्ड। अगर इसके बाद भी अगर टाई होता है तो आपका जो PG का मार्क्स है उसके हिसाब से यहाँ पे आपका जो PG में ज़्यादा नंबर रहेगा, ज़्यादा परसेंट रहेगा, उनको प्रीफर किया जाएगा। द कैंडिडेट हुज रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड वुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर दोज हुज रिजल्ट हैव नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है। मतलब जिसका अगर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर जिसका अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है। इन केस ऑफ फर्दर टाई, इसके बाद भी अगर टाई होता है द कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स इन द ग्रेजुएट डिग्री, फिर उसको देखा जाएगा। इन केस एनी फर्दर टाई द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द 10+2 एग्जामिनेशन शैल बी बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग मेरिट लिस्ट। ये इतना कौन सी, ठीक है। मतलब उसके बाद में 10+2 का भी मार्क्स यहाँ पे देखा जाएगा। इन केस बंचिंग ऑफ JRF कैटेगरी मेरिट शैल बी ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फर्दर टाई देन सेम, ठीक है। तो JRF के लिए भी यहाँ पे सेम क्राइटेरिया रखा हुआ है। पहले PG देखेंगे, पहले तो आपका स्कोर देखेंगे जो परसेंटाइल है उसको, उसके बाद में आपका PG की देखेंगे, उसमें भी टाई होता है तो UG देखेंगे, उसमें भी टाई अगर होता है तो 10+2 का मार्क्सशीट आपको देखने को मिलेगा और इसके बाद भी टाई बहुत कम चांसेस है। उसके बाद में एडमिशन टू PhD प्रोग्राम थ्रू नेट एग्जामिनेशन ऑफ UGC CSR नेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन फॉर द PhD प्रोग्राम थ्रू UGC नेट एंड जॉइंट CSR UGC नेट एग्जाम ऑफ जून 2024 विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेट परसेंटाइल ऑफ द नेट एग्जामिनेशन एंड वाइवा। गेट का भी सेम यही सिनारियो रहने वाला है एंड JRF का भी यही सिनारियो रहने वाला है। रिजर्वेशन जो आप देख सकते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहने वाला है जिसमें 27% सीट्स OBC के लिए है, 15% सीट्स SC के लिए है एंड 7.5% सीट्स जो है वो ST के लिए है एंड 5% सीट्स जो है वो PWD कैंडिडेट के लिए रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में मिनिमम डिसेबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 40% रहने वाला है PWD कैंडिडेट के लिए। रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 5% मार्क्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। एडमिशन ऑफ JRF होल्डर टू PhD प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ JRF है जिसको यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपके पास में UGC CSR
और रिलेवेंट नेट सब्जेक्ट में आपका JRF है, तो यहाँ पे आपका जो JRF है वो JRF कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ICMR दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT बेट जो होता है वो, एंड नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स NBHM जो है उसको JRF कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं सच एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू अप्लाई सेपरेटली इन ऑनलाइन मोड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर्म फॉर JRF कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द JRF इनटेक, ठीक है। मतलब आपके पास में अगर JRF है तो आपको JRF कैटेगरी है उसके थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन विल बी इंटरटेन्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और कहीं पे देखा है कि अगर आपके पास में JRF है तो आप नेट कैटेगरी से भी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, जिसको मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। कैंडिडेट शैल हैव टू अपीयर द इंटरव्यू विथ 100% वेटेज एंड देयर सिलेक्शन शैल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में किन किन लोगों को यहाँ पे JRF कंसिडर नहीं किया जाएगा उसको देख लेते हैं। अगर आपके पास में LS है दैट इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर शिप, ठीक है, विदाउट JRF, ठीक है, इन CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन और एनी अदर फेलोशिप सच एज नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NFSC, वैसे ही ST के लिए और वैसे ही OBC के लिए और वैसे ही PWD कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका JRF रिगार्ड नहीं किया जाएगा, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास में DST इंस्पायर फ्लो है तो भी आप यहाँ पे JRF कैटेगरी से फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है, आप एलिजिबल नहीं हैं इसमें, ठीक है। भले ही आपको वहाँ पे फेलोशिप देंगे उन लोग, लेकिन यहाँ पे आप जो है वो एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद में हाँ, ये पॉलिसी वगैरह तो हम पढ़ लिए थोड़ा सा। उसके बाद में यहाँ पे अब PhD ई प्रोस्पेक्टस 2025-26 जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और PDF ओपन हो जाएगा। इसको मैंने पहले ओपन करके रखा है तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा, अगर आपके पास में नेट है ऑल 3 कैटेगरी 1 2 3, ठीक है, या फिर गेट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और JRF जो है वही रहने वाला है, ICMR DBT एंड NBHM का ही आपको JRF है, तो ही आप JRF कैटेगरी से आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कैंडिडेट फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD मस्ट पोजेसेस द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज़ आपका PG होना ज़रूरी है यहाँ पे। उसके बाद में रिलीवेंट नेट JRF गेट सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आपके पास में नेट JRF और गेट है रिलीवेंट सब्जेक्ट में तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आपके पास में ये तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नेट JRF गेट इन द रिलीवेंट सब्जेक्ट एंड वाइवा, ठीक है, सेल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। अगर आपके पास में ये नहीं है, ठीक है, नॉट हैविंग क्वालिफाइड नेट गेट JRF तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। मोड मोड ओनली विथ UGC नेट परसेंटाइल और गेट स्कोर इज एप्लीकेबल, आपको अप्लाई करना होगा इसके थ्रू। उसके बाद में एडमिशन थ्रू UGC नेट एग्जामिनेशन ऑल 3 कैटेगरीज, ठीक है। तो इसको हमने अभी देख ही लिया है, इसका वेटेज वगैरह हमने देख लिया है, तो इसको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। यहाँ पे मैं कैटेगरी बता देता हूँ। कैटेगरी 1 में वो कैंडिडेट आता है जिसके पास में JRF है। कैंडिडेट कैटेगरी 2 में वो कैंडिडेट आता है जिसके पास में LS है। एंड कैटेगरी 3 में वो कैंडिडेट आता है जो कि फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी को क्वालिफाई नहीं किया है, वो थर्ड में आता है, ठीक है, PhD ओनली कैटेगरी, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं इट मस्ट बी नोटेड दैट द परसेंटाइल ऑफ नेट एग्जामिनेशन ऑफ जून 2024 एंड ऑनवर्ड्स ऑफ UGC CSIR शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26, ठीक है। तो आपका जो नेट है वो जून 2024 के बाद में या फिर वो वाला होना चाहिए। प्रीवियस नेट परसेंटाइल और स्कोर शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में देना है, मतलब आपका अगर जून में हुआ है तो आप एलिजिबल हैं और अगर दिसंबर में हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। दे मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोथ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज PG होना चाहिए एंड रिलेवेंट नेट JRF गेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट नॉट हैविंग नेट परसेंटाइल इन UGC CSIR इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, कंसर्न स्कूल, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं PhD एडमिशन के लिए। आपको ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। कहाँ से करना है मैं आपको वहाँ पे दिखाने वाला हूँ। एडमिशन टू PhD प्रोग्राम थ्रू JRF कैटेगरी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है कौन सा JRF रहना चाहिए, ठीक है, इसको मैंने बता दिया है।
उसके बाद में हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है। तो ये चैनल जो है वो बायोलॉजिकल साइंस से डील करता है मेनली। तो यहाँ पे मैं स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिकुलर मेडिसिन के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ, ठीक है। और आप इसके बारे में अगर आप अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्राइटेरिया वही है, आपके पास में नेट गेट JRF होना चाहिए या फिर उसके बाद में आपके पास में PG डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स वगैरह दिया हुआ है, ये जनरल है। हमको जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइटेड ऑफ आवर टीचिंग प्रोग्राम, यहाँ पे हाईलाइट वगैरह दिया हुआ है किस किस पे यहाँ पे काम चलता है, ठीक है, लाइफ साइंस पे। फंडिंग वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा फंडिंग एजेंसी है यहाँ पे। उसके बाद में फैकल्टी लेवल फंडिंग कौन कौन सा है, ठीक है, ये आपको देख सकते हैं। कैरियर एंड एप्टीट्यूड डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टडीज़, ये भी आप देख सकते हैं। हाईलाइट वगैरह देख सकते हैं प्रोग्राम वगैरह का। हमें यहाँ पे देखना है PhD लाइफ साइंस के लिए, ठीक है। तो ईच कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ एनी 2 ऑफ द 5 थीमेटिक रिसर्च एरियाज, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आपको 2 जो है वो रिसर्च एरिया है उसको आपको वहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म में ऑर्डर करना होगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं थोड़ा सा। Based on the performance in the UGC CSIR net percentile, student will be shortlisted group wise for interview, ठीक है। Eligible candidate would be interviewed by the competent interview board on the basis of their choice of research areas indicated in the application form, ठीक है। उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा। Separate merit list will be prepared for admission. Each group and candidate would be offered admission accordingly. तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 रिसर्च एरियाज़ चूज़ करना होगा, ठीक है, ठीक है। रिसर्च ग्रुप दिया है एंड रिसर्च एरियाज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी दिया हुआ है, इसमें आपका इंटेक जो रहने वाला है वो 10 रहने वाला है और कोड नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे रिसर्च एरियाज़ दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फैकल्टी मेंबर दिया है और यहाँ पे भी कितने स्टूडेंट ले रहे हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्रायोरिटी के बेसिस पे आप एप्लीकेशन फॉर्म में इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के लिए दिया है, सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए दिया है, कैंसर एंड न्यूरो साइंस के लिए दिया है एंड बायोकेमिस्ट्री बायोफिजिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए दिया हुआ है। तो इसको आपको रीड कर लेना है जिसमें भी आप एलिजिबल हैं और आपका जो इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास में नेट गेट JRF होना चाहिए, पहले क्राइटेरिया। उसके बाद में PG होना चाहिए आपका, 55% मार्क्स इन इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए इन लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल, केमिकल, एग्रीकल्चर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड आयुष और एनी अदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। और यही क्राइटेरिया जो है वो सारे ग्रुप्स के लिए है, ठीक है, जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। MBBS या फिर BDS विथ 75% मार्क्स इन एग्रीगेट है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, या फिर अगर आप कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर 4th ईयर और 8th सेमेस्टर इन बैचलर्स डिग्री, ठीक है, बैचलर के बाद में भी करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास में 75% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए इन इक्विवेलेंट ग्रेड, ठीक है। पहला क्राइटेरिया ये है कि 75% होना चाहिए एंड सेकेंड है कि आपके पास में नेट गेट वाला होना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन जो है वो UGC या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहने वाला, ठीक है। वैसे यहाँ पे ग्रुप 2 भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी सेम क्राइटेरिया रखा है, 55% मार्क्स होना चाहिए। MBBS BDS है तो 75% मार्क्स एंड UG प्रोग्राम है आपका तो आपके पास 75% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ग्रुप 3 के लिए भी है, ग्रुप 4 के लिए भी है एंड ग्रुप 5 के लिए भी है, ठीक है। उसके बाद में हमको जाना है बायोटेक्नोलॉजी में, वो यहीं 72 पेजेस पे है, ठीक है। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में प्रोग्राम्स ऑफ PhD स्टडीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा यहाँ पे टॉपिक पे यहाँ पे काम चलता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एनी ब्रांच ऑफ फिजिकल और बायोलॉजिकल और इंजीनियरिंग साइंस विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है।
या फिर अगर 2 ईयर एमफिल डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से किया हुआ है विथ डिसर्टेशन सेमिनार और वाइवा, और 1 ईयर एमफिल विथ 55% मार्क्स इन एडिशनल 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस है आपके पास में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास में एमएससी में 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यूजी किए हुए हैं 4 ईयर और 8 सेमेस्टर वाला बैचलर डिग्री, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास में 75% मार्क्स और इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन आयुर्वेदा बायोलॉजी किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके लिए आपके पास में 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में हमको थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है मॉलिक्यूलर के लिए। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन के लिए, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप 2 कैटेगरी से मतलब 2 पाथ है जिसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। पहला है थ्रू परसेंटाइल ऑफ नेट एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी सीएसईआर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड है आपके पास में अगर जेआरएफ है कोई भी सीएसईआर यूजीसी डीबीटी आईसीएमआर एटसेट्रा, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी जो मैंने पहले बताया है कि आपको बायोलॉजिकल साइंस और केमिकल साइंस में 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। एम फार्मर एमवीएससी और एमडी वगैरह किए हैं 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। 2 ईयर एमफिल किए हैं या फिर 1 ईयर एमफिल एंड 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस है आपके पास में 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। एमबीबीएस हैं विथ 75% मार्क्स, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आपका यूजी 4 ईयर और 8 सेमेस्टर वाला है तो आपके पास में 75% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और इसके लिए आपका जो अलाइड यूजीसी नेट होना चाहिए वो लाइफ साइंसेस होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के भी हैं तो आपके पास में नेट आपका लाइफ साइंस में होना चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ और देखने को मिलेगा जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, वही देखने वाले हैं हम। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और दिया हुआ है। यस, फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है, तो फॉर इंडियन नेशनल्स के लिए, ठीक है, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए आप देख सकते हैं बहुत ही मिनिमम फ़ी वगैरह रखा हुआ है। कॉस्ट मनी 240 रुपीज़, स्पोर्ट फ़ी 16.50, वैसे ही बहुत सारा रखा हुआ है। यहाँ पे जो स्टार लिखा है वो आपको पेमेंट करना होगा एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। और डबल स्टार जो लिखा है वहाँ पे ये जो है वो ऑप्शनल रहने वाला है। उसके बाद में जो ट्रिपल स्टार यहाँ पे ये जो रहने वाला है टू बी रियलाइज्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट सेल डिपॉजिट ट्यूशन फ़ी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन द टाइम ऑफ एडमिशन एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द विंटर सेमेस्टर दैट इज़ जनवरी, और एनुअल फीस शैल बी पेड एट द कमेंसमेंट, ठीक है, मतलब आगे का सेमेस्टर का आपको पेमेंट करना होगा। फॉरेन नेशनल्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, एंड स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना आपको देना होगा। सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ वाइवा एंड एडमिशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, इसको आप जो है वो रीड कर सकते हैं। वही आपका 10th 12th यूजी पीजी कास्ट सर्टिफिकेट जेआरएफ सर्टिफिकेट नेट सर्टिफिकेट गेट सर्टिफिकेट यही सब चीज़ यहाँ पे मांगने वाले हैं, तो इसको आपको लेके जाना होगा। उसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट फॉर इंडियन स्टूडेंट वाइल फिलिंग अप द प्री इनरोलमेंट पोर्टल फॉर एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ एडमिशन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी के लिए 325 रखा हुआ है, एंड पीएचडी इन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 20,545 को देना होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको और भी कुछ डॉक्यूमेंट जैसे सबमिट करना हो सकता है। यहाँ पे माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाइंग, ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दे सकते हैं इनटेक फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26, ठीक है, पीएचडी थ्रू नेट एग्जामिनेशन यूजीसी सीएसईआर, ठीक है। अगर सिर्फ नेट है चाहे वो कैटेगरी 2 या फिर कैटेगरी 3 के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ साइंस के लिए देख लेते हैं कितना सीट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लाइफ साइंसेस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप 1 के लिए 2 सीट है, 2 के लिए नहीं है, यहाँ पे 3 4 एंड 5 के लिए यहाँ पे 2 सीट्स रखा गया है, ठीक है।
बायोटेक्नोलॉजी के लिए 6 सीट रखा हुआ है एंड सेंटर फॉर मोलिकुलर मेडिसिन के लिए यहाँ पे 2 सीट रखा हुआ है। ठीक है, ये था नेट कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पे हम JRF कैटेगरी के लिए देख लेते हैं। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप 1 में 2 सीट्स हैं, ग्रुप 2 में 1 सीट्स हैं एंड फर्दर 2, 3 एंड 4 में 3, 4 एंड 5 में यहाँ पे 2 सीट्स रखा हुआ है। ठीक, उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं 8 सीट यहाँ पे रखा हुआ है एंड सेंटर फॉर मोलिकुलर मेडिसिन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 सीट रखा हुआ है। उसके बाद में आप अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हिसाब से इसको आप देख सकते हैं कितना सीट रखा हुआ है। उसके बाद में हम बैक जाते हैं। जब आपको लॉगिन करना होगा तो आपका यहाँ पे एक वेबसाइट है, यहाँ पे इनका एडमिशन पोर्टल एक अलग से है। आप यहाँ पे देख सकते हैं jnue.jnu.ac.in। ठीक है, इसमें आपको जाना होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी दिया हुआ है। अगर आप JRF कैटेगरी से करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट रहने वाला है वो 7 जुलाई रहने वाला है। ठीक है, अगर आप JRF कैटेगरी से जाते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। नेट कैटेगरी से आप करते हैं तो इसमें आपको करना होगा एंड गेट कैटेगरी से करते हैं तो इसमें आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। मैं यहाँ पे JRF कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल। उसके बाद में आपको यहाँ पे देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल डालना होगा, उसके बाद में क्वालिफिकेशन, उसके बाद में प्रोफेशनल डिटेल, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, देन पेमेंट करना होगा आपको। ठीक है, तो जैसे मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल एंड EWS कैटेगरी के लिए फर्स्ट चॉइस के लिए 700 रुपीज़ देना होगा, ST SC OBC के लिए 500 एंड BPL कैटेगरी के लिए 200। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है PhD प्रोग्राम अंडर JRF कैटेगरी के लिए। वैसे ही सेकंड चॉइस के लिए यहाँ पे दे सकते हैं 1000 रुपीज़ है, 600 रिजर्व्ड कैटेगरी के एंड BPL के लिए 300 रखा है एंड थर्ड चॉइस 1200 रुपीज़ रखा हुआ है जनरल EWS एंड OBC ST SC के लिए 700 एंड BPL कैटेगरी के लिए 400 रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। मैं यहाँ पे नेट कैटेगरी का भी दिखा देता हूँ कितना यहाँ पे दिया हुआ है। न्यू रजिस्ट्रेशन, देन यहाँ पे PhD कैटेगरी के लिए यहाँ पे दे सकते UGC नेट कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं जनरल कैटेगरी EWS OBC के लिए 300 रखा गया है एंड ST SC PWD कैटेगरी के लिए 150 रुपीज़ रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम गेट वाला भी देख लेते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल EWS के लिए 700 रुपीज़ आपको देना होगा एंड ST SC PWD एंड OBC कैटेगरी के लिए 500 है एंड BPL कैटेगरी के लिए 200 रुपीज़ रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जैसे आप यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, ठीक है, इसको आपको टिक करना होगा, देन क्लिक हियर टू प्रोसीड करना होगा। देन आप अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे पैन कार्ड, वोटर ID, ये सारा चीज़ आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है, जेंडर डालना है, आपको ईमेल एड्रेस डालना है, कंफर्म करना है इसको, मोबाइल नंबर भी डालना है। ठीक है, उसके बाद में लैंडलाइन है तो आप डाल सकते हैं, उसके बाद में एड्रेस वगैरह डालना है। ये सारा चीज़ डालने के बाद में आपको सबमिट करना है, देन आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। देन आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। ये पर्सनल डिटेल था, उसके बाद में क्वालिफिकेशन पर, उसके बाद में प्रोफेशनल डिटेल एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, देन पेमेंट करना होगा। ठीक है, तब आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट होने वाला है। तो यही थी गाइस JNU की तरफ से जो PhD के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखे हैं। थैंक यू गाइस।